प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाएंगे मेथड ऑफ राइस स्ट्रॉ मैनेजमेंट, यानी कि जो धान की पराली होती है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। ये पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या है और साथ साथ में हरियाणा में भी एक समस्या है, पॉल्यूशन का कारण बनती है। तो पराली के प्रबंधन के तरीके निम्नलिखित है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पराली के तरीके कौन कौन से हैं प्रबंधन के, वो आप लोग देखिए यहाँ पे कि पराली के प्रबंधन के तरीके आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि मैं बात करूँगा, यहाँ पे देखिए आप, पराली के प्रबंधन के तरीके निम्नलिखित है। तो सबसे पहला तरीका है बर्निंग यानी आग लगाना। तो ये सबसे आसान तरीका है आग लगाने का, लेकिन इसके नुकसान बहुत है। आइए इसमें देखते हैं हम लोग। जलाने से पराली का आसानी से प्रबंध किया जा सकता है और कई प्रकार के खरपतवार, पेस्ट और बीमारियों पर नियंत्रण भी किया जा सकता है, परंतु जलाने के कई नुकसान भी हैं। देखिए, जलाने के फ़ायदे तो है, लेकिन फ़ायदे क्या है कि एक तो आसानी से आप इसमें आग लगाइए, कोई खर्चा नहीं आपका, मात्र एक तिल्ली से आप इसको आग लगा दीजिए और आसानी से जल जाएगा। ये पेट्रोल की तरह होता है। लेकिन क्या है, साथ साथ में जो पेस्ट और बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ जो इंसेक्ट पेस्ट, हानिकारक पेस्ट होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, अंडे मर जाते हैं, परंतु इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान क्या है वो देखिए आप। नंबर 1 पे है नुकसान, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। जो मैंने अभी रेड लाइन से निशान लगाया है, ये पहला नुकसान है इसका कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। जो हमारी खेत की मिट्टी होती है, उसकी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बन की मात्रा होती है, या उसके अंदर जो मित्र कीट होते हैं, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। तो मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, कम हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्शन, पिछली बार गेहूं का प्रोडक्शन 70 से 80 मन आया, तो वो आपका 45 से 50 मन, 55 से 60 मन रह जाता है। उसकी एवरेज घट जाती है। कार्बनिक पदार्थों की कमी आती है। अगला जो दूसरे नंबर पे है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थों की कमी आती है। जो कार्बन पदार्थ है कार्बनिक, वो क्या होते हैं, उनकी कमी आती है, कार्बन ख़त्म हो जाता है। नंबर तीन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मित्र कीटों को नुकसान पहुँचता है। जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनको क्या होता है, नुकसान होता है। वातावरण की कई प्रकार की गैसें जैसे CO2, कार्बन डाइसल्फाइड आदि नुकसान पहुंचाती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। कार्बन डाइसल्फाइड है आदि का नुकसान तो पहुंचाती है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग को क्या देती है, बढ़ावा देती है। धान की पराली को जलाने से, नंबर 5 पे देखिए आप लोग, धान की जो पराली है उसको जलाने से एरोसोल पदार्थ हवा में मिल जाते हैं, जो कि वातावरण के लिए नुकसानदायक है। जो छोटे छोटे कण हैं, धूल के माध्यम से वातावरण को दूषित करते हैं और वो वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो ये इसके नुकसान है। इसके लाभ भी बता दिए आपको, नुकसान भी बता दिए। तो ये एक तरीका था पराली को प्रबंधन करने के, उसको निपटाने के लिए। उसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं। अगला तरीका है यूज एज मैन्योर। तो खाद के रूप में भी इसको काम में लिया जा सकता है। इसके साथ साथ इसके काफ़ी सामान भी बनाए जाते हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। सामान कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, ये देखिए। धान का खेत आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह की पराली इसको कहते हैं। जो आपको मैंने पहले पाठ में बताया कि धान की पराली किसे कहते हैं। जब धान की कटाई कर ली जाती है, अनाज निकाला जाता है, कटाई हाथ से करे या मशीन से करे, जो अवशेष बच जाता है उसे क्या कहते हैं, पराली कहते हैं। तो धान का खेत है और उसमें ये पराली है। इसके पश्चात
पराली को आजकल इस प्रकार से भी मैनेजमेंट किया जाता है, मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ये देखो गांठे सी बनाई जाती है, आपने देखा को अक्सर आजकल इस प्रकार से भी इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ये देखिए पराली के द्वारा आप लोग रस्सी भी बना सकते हो, इस प्रकार की रस्सियाँ बनाई जा सकती है। ये देखिए बहुत ही सुंदर इस प्रकार का आप बर्तन बना सकते हो, इसमें चपाती वगैरह रखी जा सकती है और भी सामान रखा जा सकता है। इस प्रकार से मल्चिंग भी की जाती है पराली से, ताकि घास ना उगे। सब्जियों वाली खेती के अंदर मल्चिंग कर दी जाती है इस प्रकार से। ये देखिए बहुत ही सुंदर सामान, ये सामान भी बनाया जा सकता है। ये देखिए इस प्रकार के भी बहुत ही जानवरों को रखने के लिए भी सामान बनाया जा सकता है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ये एंटरटेनमेंट के लिए भी बनाया जा सकता है, ये किसी पार्क में कहीं पे भी रख सकते हो इस प्रकार का, स्कूल में कहीं पे बना के, तो ये मनोरंजन का भी साधन बनता है आपका। ये देखिए कितना बड़ा बनाया इन्होंने, ये भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो बनाई जा सकती है। ये देखिए ये मैट बनाया जाता है, डोर मैट घरों में रखा जाता है अक्सर। तो यूज़ बहुत है। ये देखिए कितना बहुत ही सुंदर इस प्रकार का बनाया जा सकता है पराली से। ये देखिए कितना सुंदर है, ये बैठने के लिए सीटिंग बना सकते हो आप लोग। ये सब बनाया जा सकता है। ये देखिए दीवारों में काम में लेते थे पुराने टाइम में लोग। ये पशुओं को खाने के साथ साथ इनके बिछावन में भी काम आता है। पशु खाता तो है पराली को, साथ में इसमें बिछावन में भी काम में लिया जा सकता है। ये देखिए आप खाने के लिए पशु काम में ले रहा है इसको। ये चारपाई भी बनाई जा सकती है इसकी रस्सियाँ बना के, ये मैंने आपको दिखा दिया था। अब ये देखिए आप लोग कि यूज एज मैन्योर्स, खाद के रूप में भी काम में लिया जाता है। धान की पराली को मिट्टी में मिलाया जा सकता है, परंतु किसानों के पास संसाधनों की कमी है। पराली का ज़्यादा CN रेशियो डीकम्पोजिशन की क्रिया को धीमा कर देता है। तो डीकम्पोजिशन की क्रिया है उसमें क्या होता है, जो CN रेशियो है उसको क्या करता है, ये कमज़ोर कर देता है। आप यूज ऑफ मैन्योर्स पढ़ रहे हो कि धान की पराली को मिट्टी में मिलाया जा सकता है, परंतु किसानों के पास संसाधनों की कमी है और पराली का ज़्यादा CN रेशियो डीकम्पोजिशन की क्रिया को धीमा कर देता है। धान की कटाई के बाद और दूसरी फसल की बिजाई के बीच कम समय होता है, इसलिए 3 से 4 हफ्तों में स्ट्रॉ को डीकम्पोजिशन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ट्राइकोडर्मा डीकम्पोजिशन की क्रिया को बढ़ावा देते हैं और एक मशीन का आविष्कार किया है और पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करके डीकम्पोजिशन को क्रिया की जल्दी कर सकते हैं। धान की पराली के मशरूम के उत्पादन में पशुओं के आवास के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो यूज ऑफ एज ए मैन्योर्स, खाद के रूप में काम में लिया जाता है। क्या होता है, धान की पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में एक ट्राइकोडर्मा जो जैविक फफूंद है उस फफूंद को उस पर डाल दिया जाता है और जिससे क्या होता है, उसमें गलन शुरू हो जाता है। गलन शुरू होने के कारण क्या होता है, जैसे ही गलन शुरू हो जाएगा तो वो जल्दी गल सड़ जाती है। वो डीकम्पोजिशन की क्रिया को क्या कर तेज़ कर देता है, बढ़ा देता है। जहाँ पे आप नॉर्मली उसका महीने में होने वाला था डीकम्पोजिशन, तो वो इसको 10 से 15 दिन में ही कर देता है। तो ये तो था आपका डीकम्पोजिशन के बारे में। इसके अलावा अब बात करेंगे आप इसमें राइस्ट्रो बेलिंग। बेलिंग के लिए मैंने बताया था आपको, ये देखिए स्क्रीन पे आप देखते रहिए।
राइस्ट्रोबेलिंग। धान की पराली को गोलाकार गड्ढों ऊंठों के रूप में भी बनाया जा सकता है। इस मशीन को बेलर के नाम से भी जाना जाता है, परंतु यह मशीन महंगी होने के कारण छोटे किसानों की पहुंच से दूर है। इसकी गोल गोल जो गांठें मैंने आपको फोटो में दिखाई ऐसी बना सकते हैं, गांठें बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है, इसलिए आम किसान इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अगला है कंपोस्ट मेकिंग। क्या है? कंपोस्ट मेकिंग। बनाने में खेती के कार्बनिक अवशेषों को प्रयोग में लाया जाता है। कंपोस्ट का खेत में प्रयोग करने से फसल की पैदावार बढ़ती है और इसका मिट्टी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कंपोस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। यूज़ ऑफ इनकुलेशन। कंपोस्ट बनाने के लिए धान की पराली को 0% यूरिया के घोल में डुबोकर 0.1% यूरिया के घोल में डुबोकर उसके घोल कितना है 0.1% यूरिया घोल में डुबोकर उसको बाद में पराली में नमी की मात्रा 60% बनाए रखे। इस पराली में बायोगैस, ये देखिए आप लोग, इस पराली में क्या करना है आपको, बायोगैस प्लांट की सदरी और लेग्यूमिनस फैमिली की फसलों को मिक्स करके उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर तक एक लेयर बना सकते हैं। इसके बाद सूक्ष्म जीवों के घोल को इसके ऊपर डाल दें। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक गड्ढा पूर्ण रूप से भर ना जाए। गड्ढे के भरने पर इसको प्लास्टिक शीट से ढक दें। 2-3 सप्ताह बाद प्लास्टिक शीट को उठाकर मिश्रण को पलट दें ताकि वायु और तापमान का उपयुक्त स्तर बना रहे। मिश्रण को न पलटने पर गड्ढे का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर सूक्ष्म जीव निष्क्रिय होकर मर जाएंगे। एक अच्छी कंपोस्ट में CN रेशियो 20 से 30% होना चाहिए। फंगल इनुकुलम क्या है कि फंगल इनुकुलम पैसिलोमाइसिस फ्यूजिवोरस, बैक्टीरियल ट्राइकोडर्मा वीडी, यूज ऑफ द अर्थवार्म। ये बाद में बताएंगे आपको। ये देखिए कि कंपोस्ट में CN रेशियो 20 से 30% होना चाहिए। दूसरा क्या, इसमें फंगल जो फफूंदी जैविक फफूंद है, पैसिलोमाइसिस है, फ्यूजेरियम है, बैक्टीरियल है जो ट्राइकोडर्मा वीडी आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था इसका कंपोस्ट बनाना। अब दूसरा है इसमें यूज ऑफ अर्थवार्म। अर्थवार्म क्या होता है भाई? अर्थवार्म की बात करें, केंचुआ। अर्थवार्म केंचुआ। केंचुआ आपने बहुत सा देखा होगा, खेतों के अंदर केंचुआ काफ़ी निकला रहता है और उस केंचुए को आप अपनी पराली को गलाने सड़ाने में भी काम में ले सकते हो। केंचुओं के द्वारा खाद तैयार करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, प्रश्न आता था मोस्टली। तो वर्मी कंपोस्ट केंचुओं के द्वारा खाद बनाई जाती है, उसे वर्मी कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इस तकनीक के द्वारा एनिमल वेस्टेज, क्रॉप रिड्यूसिंग एंड अदर फार्मिंग वेस्टेज को रिसाइकिल करके खाद के रूप में बनाया जा सकता है। क्या होता है, जो भी हमारे पास अवशेष बच जाता है, पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ होता है, गोबर है, मूत्र है आदि को मिक्स करके केंचुए को दिया जाता है। केंचुआ उसको खाता है और खाद बनाता रहता है। वर्मी कंपोस्ट के पुराने तरीके से खाद बनाने के लिए 6 से 8 महीने का समय लगता है। पराली में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम होती है, इसलिए उसमें वायु संचार अन्य पदार्थों का मिश्रण का समय पर पलटना चाहिए। तो क्या होता है, हम इसका मिश्रण बनाते हैं, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है, इसलिए इसको बार बार पलटते रहना चाहिए। ये एक वैरायटी है जो इसेनिया फोएटिडा, ये केंचुए की अर्थवार्म की एक किस्म है, नस्ल है, को लाल केंचुए के रूप में भी जाना जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए फ्रेश काऊ डंग सलरी को सूखी और चौपड़ पराली के गड्ढों में डाल दें। उसके तुरंत बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और SSP का मिश्रण भी मिला दें। उर्वरक मिलाने के बाद मिश्रण में पानी मिला दें ताकि नमी की मात्रा 40 से 50% बनी रहे। डीकम्पोस्टिंग के कुछ दिन बाद
रेड अर्थवर्म को पिट में छोड़ दें। तो ऐसे घोल बनाने के बाद में कुछ ही दिन बाद में उसमें क्या है, जो लाल केंचुआ है, रेड अर्थवर्म है, उसको पिट के अंदर छोड़ देना चाहिए एट 200 अडल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो 200 अडल्ट है वो कितना प्रति मीटर क्यूब उसको छोड़ देना चाहिए, प्रति जो स्क्वायर फुट का एरिया होता है उसी हिसाब से 200 अडल्ट छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद पिट को ढक दे और उपयुक्त नमी और तापमान बनाए रखे। ढकने से केंचुए पिट के अंदर रहेंगे और बाहर से कोई शिकारी पिट में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 10 हफ्ते में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी 10 हफ्ते के अंदर क्या वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो ये था बच्चों धान की पराली का मैनेजमेंट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी मैं आपसे कल्पना करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों ने ये लेसन को ध्यान से सुना होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी मैं अगली वीडियो के अंदर आपको करा दूँगा। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, और कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।